तो दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज के नए किरदार और कहानी का शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। इस विश्वविद्यालय को पहले बौद्ध धर्म की अध्ययन और विद्वानों के लिए स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के प्रसार और संरक्षण करना था। उस समय बौद्ध धर्म भारत के साथ साथ एशिया के अन्य हिस्सों में भी फैल रहा था और इसके अध्ययन के लिए एक मजबूत शौक्षिक केंद्र का आवश्यकता की गई। इसे एक ऐसा स्थान बनाया गया जहां बौद्ध धर्म के भिक्षु, विद्वान और शिक्षक एक साथ रहकर अध्ययन और शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन कुमार गुप्त प्रथम का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा पर नहीं था। वो ये भी चाहते थे कि नालंदा एक ऐसा केंद्र बने जहां तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, व्याकरण और अन्य धर्मों का भी अध्ययन हो सके। इस दृष्टिकोण के कारण नालंदा एक बौद्ध शिक्षा केंद्र न रहकर एक बहुविषयी विश्वविद्यालय बन गया। नालंदा का महत्व इस तथ्य से भी प्रकट होता है कि यहाँ देश विदेश से छात्रों और विद्वान आते थे। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया के विद्वान अध्ययन करने के लिए यहाँ विशेष रूप से आते थे। कुमार गुप्त प्रथम के नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र पर बौद्धिक स्तर पर एक पहचान बनाया। तो चलिए जानते हैं पॉपुलैरिटी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नालंदा में पढ़ने के लिए न केवल भारत से बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया के छात्र आते थे। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नालंदा की विद्वता और शिक्षा प्रणाली से इतना प्रभावित होते थे कि वो अपने देश में इसके बारे में लिखते और बोलते थे। इन विदेशी छात्रों के योगदान से नालंदा की पॉपुलैरिटी भारत से बाहर फैली और देखते देखते ये एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र बन गया। नालंदा की ख्याति को विश्व स्तर पर पहुंचाने में चीन यात्री और विद्वान हेनमांग के महत्वपूर्ण योगदान रहा। 7वीं शताब्दी में हेनमांग ने नालंदा में अध्ययन करने के लिए आए। यहाँ कई वर्षों तक रहकर बौद्ध धर्म और भारतीय ज्ञान को सीखे। जब वो चीन वापस गए तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की महानता और वहाँ की शिक्षा प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया। उनके लेखन से चीन और अन्य एशियाई देशों में नालंदा की प्रसिद्धि फैली। एक और चीन यात्री जिनका नाम है हिस्टिंग, जिन्होंने नालंदा में अध्ययन किया और इसे अपने रचनाओं के माध्यम से प्रसिद्ध किया। हिस्टिंग ने नालंदा की शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों की विद्वता और छात्रों की जीवन शैली के बारे में लिखा। उनकी ये रचनाएं नालंदा को एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रूप में चित्रित किया। नालंदा न केवल एक शिक्षा केंद्र था, बल्कि ये बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के साथ साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी संरक्षण होता था। इसी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व ने नालंदा को लोकप्रियता दिलाने में मदद की। क्या आप जानते हैं, नालंदा में जो पुस्तकालय था उसका नाम धर्मगंज था। धर्मगंज प्राचीन भारत में सबसे बड़ा और प्रभावित पुस्तकालय में एक माना जाता था। इस पुस्तकालय को 3 विभागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहला रत्न सागर। ये विभाग उन ग्रंथों का सामग्री था जो सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ थे। और दूसरा रत्न दधि। इस विभाग में अन्य विषयों के ग्रंथों का संग्रह था। और तीसरा है रत्न रंजक। ये विभाग छात्रों और विद्वान के लिए उपयोगी ग्रंथों का सामग्री था। धर्मगंज की महानता इस बात से थी कि ये पुस्तकालय 9 मिलियन पुस्तकों का भंडार था, जो उस समय के विभिन्न विषय जैसे दर्शन, विज्ञान, गणित, आयुर्वेद और अन्य शास्त्रों से संबंधित थी। ये पुस्तकालय केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के विद्वानों के लिए ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से कई महान विद्वान निकले और ये बौद्ध अध्ययन के साथ साथ अन्य विद्याओं का भी अद्वितीय केंद्र था। तो ये था नालंदा के बारे में एक छोटा सा कहानी। कैसा लगा कमेंट करके बताओ।